दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम PYQ सीरीज़ कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक कवर कर लिया था, यहाँ 29 क्वेश्चन तक। और अब हम प्री कांग्रेस और कांग्रेस एरा से जितने भी PYQ हैं वो देखने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है गाइज, इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, 67 BPSC का ये क्वेश्चन है। तो ये हमने पढ़ा भी है, देखा हुआ है कि 1872 में पहला सेंसस हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड मायो के समय में हुआ था। ठीक है, 1881 AD अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, द ऑफिशियल सेंसस वाज स्टार्टेड रेगुलेट। ठीक है, 1872 में फर्स्ट टाइम लॉर्ड मायो ने किया था और 1881 से ये रेगुलर हुआ था। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। रेगुलरली कब हुआ था, वो 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के समय, और फर्स्ट टाइम 1872 में हुआ था। ठीक है, अब इससे जो संवैधानिक वो है वो भी देख लेते हैं कि जो सेंसस है वो यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, और जो कि आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सेंसस। तो सेंसस का जिक्र कहाँ है, आर्टिकल 246 में है, और ये एक यूनियन लिस्ट है। ठीक है, Census 2011 is the 15th national census of the country and it was done under the overall supervision of Census Commissioner डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपका हो जाता है कि जो अभी सेंसस होने वाला है 26-27 में, तो ये कितने फेज़ में होंगे। ठीक है, 26-27 में जो सेंसस होने वाले हैं ये कितने फेज़ में होने वाले हैं, और दोनों फेज़ में क्या 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 अंतर है मेनली, और अभी जो कमिश्नर है सेंसस कमिश्नर वो कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप, आई होप आपने करंट अफेयर अगर पढ़ रहे होंगे तो इन सब चीज़ों से आप अवगत होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जा सकता है सेंसस से। ठीक है, इस बार के BPSC में 72nd में सेंसस से ज़रूर क्वेश्चन होगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ एलोकेटेड ₹500 करोड़ फॉर द कास्ट सेंसस ऑफ द स्टेट। आपको पता है अभी 2024 में ना, हाँ, कास्ट सेंसस हुआ था, तो उसमें 500 करोड़ बिहार सरकार ने एलोकेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड एन इंडियन एसोसिएशन इन 1876 AD। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, और बिंदु घोष। तो इसका जवाब है ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, और ये कहाँ पे हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन वाज द फर्स्ट डिक्लेयर्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये पहली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी 1876 में। ठीक है, जो कि फाउंडेड इन ब्रिटिश इंडिया बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस भी थे, 1876 में हुआ था। और इट्स सुपरसीडेड द इंडियन लीग फाउंडेड बाय शिशिर कुमार घोष इन 1875। ठीक है, इट वाज ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड एट भारत सभा। तो जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब एज अ भारत सभा इस्टेब्लिश हुआ था, एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता। कलकत्ता में इसका पहला वार्षिक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, सम्मेलन। द इंडियन एसोसिएशन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ द एज लिमिट इन 1877 फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द ICS। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ICS के लिए जो एज लिमिट रिडक्शन के लिए सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया था। और आगे चल के जब 1885 में, जैसे कि हमें पता है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उस समय ये INC में इसका विलय हो गया था। ठीक है, द प्रिकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। ठीक है, अभी अभी हमने देखा, इसका आंसर इंडियन एसोसिएशन होगा। ठीक है, ये हमें पता ही है कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय 72 मेंबर पार्टिसिपेंट थे, इसके 72 पार्टिसिपेंट्स थे। और जो पहला सेशन हुआ था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉर्ड डफरिन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। WC बनर्जी वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसकी अध्यक्षता बनर्जी जी ने की थी। और तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे INC के।
1887 में, ठीक है। जो आपका 85 में पहला सेशन, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा सेशन, तो ये थर्ड सेशन था कांग्रेस का, ठीक है। जॉर्ज यूल वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द INC इन 1888 इलाहाबाद, ठीक है। ये भी है एक फैक्ट, ये भी है आपको याद रहे तो आप बता सकते हैं कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। और पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी INC की, ये 2 क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हु अटेंडेड द इम्पीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंडस्पन खादी, ठीक है। तो इसका आंसर है गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। इम्पीरियल दरबार था, ठीक है, उसमें गणेश वासुदेव जोशी जी गए थे। उन्होंने क्या किया था, होमस्पन स्पॉटलेस वाइट खादी पहन के ये गए थे 1877 में। ही आस्क्ड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड टू ग्रांट इंडिया द सेम पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेटस एज इंजॉयड बाय द अदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ठीक है। इन्होंने क्वीन से डिमांड की थी। अब इसके बाद ये दिल्ली दरबार के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये तो हमने देखा ही है, पता ही है कि 3 टाइम्स हुआ था। 1877 में, 1903 में कर्जन के टाइम पे, और 1911 में हुआ था जब कोरोनेशन हुआ था किंग जॉर्ज फिफ्थ का और क्वीन मेरी का, जहाँ पे बंगाल पार्टीशन का जो अनाउंसमेंट जो किया गया था कर्जन द्वारा 6 में, उसको कैंसिल कर दिया गया था और सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो ये 1911 इस वजह से दिल्ली दरबार 1911 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 71 में और 70 BPSC में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो फिरोसा मेहता, KT तेलंग जी और तैयब जी, तीनों लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन अबव ई, ठीक है, 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927 वॉज टू डिफाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये UPSC का क्वेश्चन है। डिफाइन द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इम्पोज सेंसरशिप ऑन द नेशनल प्रेस, और इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। तो इसका आंसर D है। आइए थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बटलर कमेटी, बटलर कमेटी को हम इंडियन स्टेट्स कमेटी भी कहते हैं, जो कि 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मकसद क्या था, टू एग्जामिन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ठीक है। जो इट वाज अ 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर की कमेटी थी, जो थी सर हारकॉट बटलर, जिनके ऊपर इस कमेटी का नाम भी पड़ा क्योंकि वो चेयरमैन थे। दूसरा विलियम सेरले होल्सवर्थ, और तीसरा सिडनी पील एज द अदर मेंबर्स। इट गेव द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, तो इनकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी देख लेते हैं। द पैरामाउंटसी ऑफ द ब्रिटिश ओवर द प्रिंसली स्टेट वॉज रिटेन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम वॉज आइडेंटिफाइड एज अ लिविंग एंड ग्रोइंग रिलेशनशिप shaped by the circumstances and policy resting on a mixture of history and theory, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। दूसरा पॉइंट है द स्टेट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर कंसेंट टू अ रिलेशनशिप विद अ न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू एन इंडियन लेजिस्लेचर। तो मेनली वही बात है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका वर्चस्व था, जो वो कहेंगे वैसा ही सारी चीज़ें होंगी। द वाइसरॉय नॉट द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज मेड द एजेंट ऑफ द क्राउन इन डीलिंग विद द स्टेट। तो जो वाइसरॉय था उसको एजेंट बनाया गया था क्राउन और यहाँ जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में, कि जितने भी सारी चीज़ें होंगी कम्युनिकेशन, वो सारे वाइसरॉय के थ्रू होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, इसमें से कौन सा प्रिंसली स्टेट है जो ब्रिटिशर्स द्वारा एनेक्स नहीं किया गया था। तो अगर अपने लास्ट लेक्चर देखा है पार्ट 1 जो हमने कवर किया था मॉडर्न हिस्ट्री PYQ, तो आप इसका जवाब आसानी से बता सकते हैं। सतारा है जो सबसे पहले कैप्चर हो गया था, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ सिंध भी हमने देखा था, ठीक है। और अवध भी एक टाइम पे जा कर के हो गया था। तो एलिमिनेशन मेथड से जाएं तो सीधे इसका आंसर B ग्वालियर निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही है। ये जो एक्सपेंशन पॉलिसीज़ अब इससे देख लेते हैं। तो रिंग फेंस पॉलिसी कौन लेके आया था, वैरेन हेस्टिंग लेके आए थे, और इसे मराठा और मैसूर के खिलाफ यूज़ किया था।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हमने देखा था डेलहौजी, सब्सिडरी अलायंस लेके आए थे वेलेस्ली, और मास्टरली इनएक्टिविटी लेके आए थे जॉन लॉरेंस, ठीक है, अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो हुआ था आपने देखा होगा, फिर जिसके बाद सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर भी हुआ था। प्रिंसली स्टेट्स दैट वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, तो ये याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है। सतारा सबसे पहले, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बागत, फिर उदयपुर, फिर नागपुर, झांसी, फिर लास्ट में तंजौर 1855 में। इसमें देख लीजिए, ग्वालियर प्रिंसली स्टेट बिकेम द पार्टनर ऑफ द ब्रिटिश EIC एंड दस वॉज नेवर एनेक्स्ड, ठीक है, ग्वालियर जो था वो पार्टनर बन गया था, इसलिए एनेक्सेशन इसका नहीं हुआ था, वो पार्टनर बन गया था। इट वॉज एबॉलिस्ड मर्ज्ड ऑन 15 अगस्त 1947, और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस एक्ट मिली तो इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ये जो एनेक्स पार्टनरशिप थी वो टूट गई, मतलब जाहिर सी बात है ग्वालियर अब ब्रिटिश EIC का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है, उनके साथ पार्टनर में नहीं रहा, इंडिया का पार्ट हो गया वो, ठीक है। अच्छा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एक साथ एक छतरी के नीचे लाने का काम किसने किया था, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया बनाने का काम किसने किया था, यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करने का काम किसने किया था, ये क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन द इंडियन स्टेट in the states ruled by Indian rulers such as Kashmir, Nizams, Hyderabad, Travancore, etc. was Praja Mandal movement, Swaraj movement, State People's movement, more than one of the above, none of the above. बताइए। अच्छा, ये देखिए, इसमें 5 ऑप्शंस हैं, आपको पता है कि इस बार 72nd BPSC में भी 5 ऑप्शंस होने वाले हैं, और ई आपको कंपलसरी रहेगा, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपको ई ऑप्शन मार्क करना होगा, हालांकि वहाँ नन ऑफ द अबव नहीं होगा, वहाँ होगा आंसर डिडंट मार्क। तो इसका जवाब है प्रजामंडल मूवमेंट, ठीक है। द प्रजामंडल मूवमेंट वॉज अ पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम द 1920s विच वॉज स्टार्टेड बाय द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट। द अर्लीस्ट ऑफ देम वॉज इन बड़ौदा इन 1970, देन फॉलोड बाई काथियावाड़, मैसूर, हैदराबाद एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या था इसके बारे में देखते हैं। दीज वेर ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज द पीपल इन प्रिंसली स्टेट्स वेर मोर एक्सप्लॉइटेड देन देयर काउंटर पार्ट्स इन ब्रिटिश प्रोविंसेस, दे वेर बर्डन विथ हायर लैंड टैक्सेस। तो यही है कि जो पीपल जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था ब्रिटिशर्स द्वारा उनके कंपैरिजन में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो इस कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उन पे हायर लैंड टैक्स लगा के, नॉन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, एंड वर लार्जली डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन को ला करके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और बाकी सब जगह ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधा मिल रही थी रेदर देन प्रिंसली स्टेट्स में। तो इस तरह से उनका क्या एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, तो इस वजह से देयर मेन डिमांड वाज फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, और इसीलिए इनका ये मूवमेंट था जिसको कहा जाता है प्रजामंडल मूवमेंट, ठीक है। एक्टिविटीज़ ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट्स इम्प्लीमेंटेड द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन देयर प्रिंसली स्टेट्स बाय एस्टेब्लिशिंग स्कूल्स, ठीक है, यूजिंग खादी, एनकरेजिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी। ये सारे महात्मा गांधी के भी इसमें टीचिंग्स हैं, है ना, खादी का इस्तेमाल करना, ठीक है, लोकल फॉर वोकल करना जो आजकल चल रहा है, ठीक है, और छुआछूत, ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिस लाइक अनटचेबिलिटी को बैन करना, ये सारे गांधी जी के ही प्रिंसिपल्स थे। इन 1927 वेरियस प्रजामंडल्स ग्रुप टू फॉर्म द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। ये फैक्ट्स ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, तो इसका जवाब है 1874 AD। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज द सेकेंड इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड वॉज अपॉइंटेड फॉर अ पोस्ट इन सिलहट, ठीक है। हाउएवर इन 1874 ही वॉज डिमिनिश्ड, ठीक है। बताइएगा कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किया था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु भी कहा जाता था, और हमने ऊपर पढ़ा था इंडियन एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की थी।
एस.एन. बनर्जी became the first Indian to go to jail for the performance of his duty as a journalist. ठीक है. सुरेंद्र नाथ बनर्जी was also called the Indian Burke. ठीक है, ये भी कहा जाता है उनको. श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विस. देखिए ये सवाल मैंने पूछा तो ये यहाँ फैक्ट भी इन्होंने दे दिया. ठीक है, तो जी सत्येंद्र नाथ टैगोर जी जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, वो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वैदिक कम उम्र में 1864 में पास कर लिया था. इन विच ईयर वॉज सुरेंद्र नाथ बनर्जी रिटेन्ड फ्रॉम सिविल सर्विसेज? 1874. अभी हमने देखा. चलिए यहाँ पे मैच करना है ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेडक्वार्टर. ठीक है, तो ये देखिए, बताइए स्वदेशी सेवक होम कहाँ पे था? स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर कनाडा में. ठीक है, फिर सेकेंड है हमारा यूनाइटेड इंडिया हाउस, तो ये सिएटल में. सही है, ये आमने सामने ही मुझे लग रहा है मिला रखा है. युगांतर आश्रम हाँ सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और INA रंगून में हुआ था. ठीक है, INA का. तो इसका ऑप्शन सारे आमने सामने है ना, फर्स्ट ABCD आंसर हो जाएगा. देख लेते हैं. स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर कनाडा में हुआ था. ठीक है, फाउंडेड बाय GD कुमार. by Swadesi Sevak Home was a crucial early hub for Indian nationalist activities among the Punjabi immigrant community in North America. ठीक है, it was modeled after Syamaji Krishna Verma's India House in London. ठीक है, it aimed to provide lodging and support to Indian laborers and students. More importantly, it served as a center for political awakening. GD Kumar also published a Gurumukhi newspaper called Swadesh Sevak. ये important है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गुरुमुखी न्यूज़पेपर जो GD कुमार जी ने स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? स्वदेशी सेवा. ठीक है, कहाँ से किया था? यहीं से किया था, वैंकूवर से. विच नॉट ओनली एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स बट ऑल्सो स्ट्रांगली अर्ज्ड इंडियन ट्रूप्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. ठीक है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्विकली रिकॉग्नाइज इट्स रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल एंड बैन द पेपर्स एंट्री इनटू इंडिया. ठीक है, द होम प्लेड अ वाइटल रोल इन लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर मोर ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स. और इसी के बाद फिर क्या होता है, गदर पार्टी जैसे मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है. तो मेनली यही काम था कि उस टाइम पे जब इंडिया में सारी चीज़ें चल रही थी तो जितने भी सारे फ्रीडम फाइटर्स लोग थे ये बाहर भी फॉरेन कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, और जो वहाँ पे इंडियंस थे या फिर जो भी वहाँ पे लोग थे वहाँ उनको भी जागरूक कर रहे थे कि हम क्या कर चाहते हैं, ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहते हैं, हमारी ये डिमांड्स हैं. उसके लिए वो न्यूज़पेपर्स भी वहाँ पब्लिश करते थे और सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वहाँ बाहर रह के भी इंडियन नेशनलिज्म एक्टिविटीज़ चलाते थे. तो ऐसे ही एक ये था स्वदेशी सेवक होम जो वैंकूवर कनाडा में GD कुमार जी द्वारा चलाया जा रहा था. अब देखते हैं यूनाइटेड इंडिया हाउस के बारे में जो कि सिएटल USA में चल रहा था. फॉलोइंग GD कुमार एक्सपल्सन फ्रॉम वैंकूवर ही अलॉन्ग विद तारकनाथ दास जी के साथ मिल करके उन्होंने इंडियन हाउस सिएटल में 1910 में स्थापना की. ठीक है, 1910 में. अच्छा, इसका डेट नहीं दिया हुआ है. चलिए, इसका डेट मुझे पता चलता है, एक बार देखता हूँ मैं तो फिर बताता हूँ कि इसका कब स्टार्ट किया गया था. ठीक है, यहाँ तो इसका है 1910 में. दिस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूड द वर्क ऑफ द स्वदेशी सेवक होम सर्विंग एज अनदर सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स एंड रिवोल्यूशनरीज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, आपको पता ही है सिएटल जो है कहाँ पे स्थित है मैप पे. इट फंक्शन as a platform for political discussions, the dissemination of nationalist literature and the mobilization of support for the Indian independence movement. Both GD Kumar and Taraknath Das were pioneers in organizing Indian immigrants and fostering a sense of anti-colonial solidarity, influencing the later formation and activities of Ghadar party. तो पता ही है, जैसे ही इंडियन इमिग्रेंट्स थे जो बाहर में रह रहे थे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, वैंकूवर में थे, सिएटल में थे USA में, तो उन लोगों को एकजुट करना और नेशनलिज़म की फीलिंग उनके अंदर लाना और बताना कि कैसे हम लोग जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में उसके ख़िलाफ़ हैं. ठीक है, और एकजुट होना चाहिए हमें. तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी वो लोग चला रहे थे और उनके इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेशन के बाद इसके रिज़ल्ट को देखते हुए आगे गदर पार्टी और तमाम जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म होती हैं. ठीक है, युगांतर आश्रम हो गया सैन फ्रांसिस्को में USA में. ठीक है, सैन फ्रांसिस्को became the formal headquarters of the Ghadar party, a revolutionary organization 1913 में. ठीक है,
इसके जो थे इंडियन एक्सपेक्टेट्स प्राइमली 6 फ्रॉम पंजाब विथ प्रोमिनेंट लीडर्स लाला हरदयाल जी, सोहन सिंह भकना जी और करतार सिंह सराभा जी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। द आश्रम हाउस द पार्टीज प्रिंटिंग प्रेस विच वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पब्लिशिंग देयर इन्फ्लुएंशियल वीकली न्यूज़पेपर गदर। ठीक है, और इसी पे इसका नाम भी पड़ गया था गदर पार्टी, इसी न्यूज़पेपर पे। दिस न्यूज़पेपर वॉज अ पावरफुल टूल फॉर स्प्रेडिंग रेवोल्यूशनरी आइडियाज, एक्सपोजिंग ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया, ठीक है, एंड कॉलिंग फॉर एन आर्म रिबेलियन टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। तो गदर जो पार्टी थी और गदर न्यूज़पेपर था, उन्होंने आर्म रिबेलियन की भी घोषणा कर दी थी कि हम हथियार भी उठा सकते हैं ब्रिटिश रूल को भगाने के लिए। ठीक है, द गदर पार्टी एम टू इंसाइट अ म्यूटिनी अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स एंड रिटर्न टू इंडिया टू लॉन्च अ वाइड स्प्रेड अप स्प्रिंग, मेकिंग द युगांतर आश्रम अ वाइटल नर्व सेंटर फॉर द ऑडिशियस प्लान। तो यही इन्होंने कहा था कि भाई हम हथियार भी उठा लेंगे, और सारे इंडियन सोल्जर्स को यूनाइट कर रहे थे कि चलो भाई समय आ गया, इंडिया निकल जाए और मचाई देता भाई वो। आईएनए और आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, तो इसका सबको ही पता होगा कि रंगून में हुआ था। ठीक है, आईएनए को आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मिलिट्री फोर्स थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फॉर्म हुई थी, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सिक्योरिंग इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। वही while initially conceived by Captain Mohan Singh in 1942, it was revived and significantly expanded under द चैरिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है, आपसे पूछा जाए कि आईएनए की स्थापना किसने की थी, तो वो स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं की थी, वो कैप्टन मोहन सिंह थे। लेकिन उसका जो एक्सट्रीम लेवल पे उसको ले करके गए और जितनी भी कामयाबी उसने अचीव की, वो सुभाष चंद्र बोस जी के लीडरशिप में किया था। तो ये कन्फ्यूजिंग आपको हो सकता है स्टेटमेंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप वहाँ पे एससी बोस हो तो आप वो एससी बोस ही लगा के आएंगे ऑप्शन में टिक, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। बोस हैविंग एस्केप्ड इंडिया एंड साउथ एक्सेस सपोर्ट टुक कमांड ऑफ द आईएनए इन 1943 में उन्होंने कमांड लिया था, और वहाँ प्राइमरी 2 हेडक्वार्टर थे, ठीक है, सिंगापुर में और दूसरा रंगून में, जो कि आज के समय बुरमा में है। ठीक है, यंगोन आज के समय में कहा जाता है, ठीक है, रंगून को। फ्रॉम दिस लोकेशन बोस लॉन्च मिलिट्री कैंपेन्स फेमसली गिविंग द कॉल चलो दिल्ली। ठीक है, चलो दिल्ली का नारा यहीं से दिया गया था। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन था उनका, एंड होपिंग टू मार्च इनटू इंडिया अलोंगसाइड जैपनीज़ फोर्सेस टू लिबरेट द कंट्री। और हाँ, तो आपको पता भी होगा कि जैपनीज़ फोर्सेस के साथ उन्होंने कितनी मतलब बातचीत की थी, और ये किया था कि हम दोनों एक साथ आते हैं, जैपनीज़ और इंडियन फोर्सेस आर्मी, और ब्रिटिशर्स को आप हमें मदद कीजिए एलिमिनेट करने में, इन रिटर्न हमारे तरफ से भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। द आईएनए सिम्बलाइज्ड अ पावरफुल एजर्शन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड अ विलिंगनेस टू फाइट फॉर फ्रीडम इवन इफ इट मेंट अलाइंग विथ वॉर टाइम एनिमीज ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आईएनए से रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे मैचिंग है, 12th का हम देख लेते हैं। सोशल मूवमेंट्स और रिफॉर्मर्स, तो ये तो आप बता सकते हैं, आपको एक भी पता होगा तो आप उसमें से बता सकते हैं। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन आप आसानी से देख सकते हैं, आमने सामने ही है, स्वामी विवेकानंद जी हैं। ठीक है, ब्रह्मो समाज, ये भी आप आसानी से देख के बता सकते हैं, ए का 3 होगा। एलिमिनेशन से जाएं तो ए का 3 तीनों में ही है। ठीक है, तीनों में ही ए का 3 है। रामकृष्ण मिशन बी का 2, बी का 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर सी आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ठीक है, तो 4th, तो यहाँ से ये सी भी एलिमिनेट हो गया, और डी सही है विष्णु शास्त्री जी, बी ऑप्शन। तो ऐसे आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम में सॉल्व किया करिए, जैसे ये मैच द फॉलोइंग्स आते हैं ना, तो इसमें आप एलिमिनेशन का यूज़ करके कहेंगे तो देर आर चांसेस 75% आप सही ऑप्शंस को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, फैक्ट्स उससे रिलेटेड हैं, कास्ट सिस्टम और सती के प्रति, ठीक है, काम कर रहे थे उसके अपोजिशन में। ठीक है, और इन्होंने एम टू प्यूरिफाई हिंदुज़म बाय रिटर्निंग टू ओरिजिनल वैदिक प्रिंसिपल्स। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग्स ऑफ हिज गुरु। ठीक है, श्री रामकृष्ण परमहंसा इनके गुरु थे। ठीक है, ये याद रखिएगा नाम। इट फोकसेस ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट
humanitarian service and spreading the message of harmony of religions through various educational philanthropic activities. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी 1905 में, ठीक है। इट ऑब्जेक्ट्स वॉज टू ट्रेन इंडियंस फॉर पब्लिक सर्विस एंड डेडिकेट देमसेल्व्स टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। मेंबर टू वोज ऑफ पॉवर्टी एंड एम टू प्रमोट एजुकेशन, सैनिटेशन एंड एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ द डाउन ट्रोडन। फिर विधवा विवाह समाज, ठीक है, ये हालांकि फॉर्मली नेम्ड इसका था समाज था इन द सेम वे एज अदर्स। द मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज वॉज स्ट्रांगली चैम्पियनड बाई फिगर्स लाइक विष्णु शास्त्री पंडित, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया विधवा विवाह समाज। हु एज्यूम्ड द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गेव फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली। बहुत ही केक वॉक क्वेश्चन है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, तो ये हमने प्री कांग्रेस एरा के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे गए थे, 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। अब आगे चलते हैं और अब हम कवर करेंगे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एरा, ठीक है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एरा आईएनसी के दौरान का कवर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following was not the objective of the Indian National Congress as pointed out by W.C. Banerjee in 1885? तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो W.C. बनर्जी के अनुसार इनमें से कौन सा INC का ऑब्जेक्टिव नहीं था? तो क्या है? टू प्रमोट कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप अमॉन्ग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। नहीं, ये तो बिल्कुल था, ठीक है। टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग फेलो कंट्रीमैन बाई रिमूविंग द फीलिंग ऑफ कास्टिसिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनल बायसेस, ये भी था। तभी तो आपका देखेंगे 1857 का जो रिवॉल्ट था वो हमने देखा था कि क्यों फेल हुआ था, यही क्योंकि वो यूनिफाइड नहीं था, लोग एकजुट नहीं थे, एक भावना नहीं थी लोगों के अंदर, इस वजह से वो फेल हुआ था, सब लोग अलग अलग जगह लड़ रहे थे। तो कांग्रेस के आने से यही हुआ था, कांग्रेस के आने से, कांग्रेस के फॉर्मेशन से जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल है उसको ये बेनिफिट मिला था कि कांग्रेस ने एक मंच प्रोवाइड कर दिया और लोग यूनिफाइड हो गए, ठीक है। लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ठीक है, और लोग वो नेशनलिज्म को लेकर के फिर उनका एक तरह से क्या करेंगे, एक मार्गदर्शन हुआ और सब लोग एक पाथ पे चलने लगे। हालांकि उनमें कुछ लोगों के तरीके अलग थे, ठीक है, कुछ लोग हिंसक भी थे, ठीक है, और कुछ लोग थे जो हिंसक नहीं थे, जो शांति से चलना चाह रहे थे। सबके मतलब पाथवेज अलग थे, लेकिन एक यूनिफाइड मतलब एक मंच मिल गया था कि आप एक होकर के और एक दिशा में सब लोग बढ़ रहे थे। वो क्या थी दिशा? आज़ादी चाहिए थी ब्रिटिश रूल से, तो ये काम आईएनसी ने किया था, ठीक है। तो सी टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑन द नेसेसरी सोशल इश्यूज विद ड्यू कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास, ये भी सही है, किया था भाई, ये भी ऑब्जेक्टिव था। टू डिटरमाइन ऑन विच डायरेक्शन एंड ऑन विच बेसिस द वर्क हैज़ टू बी डन इन द कमिंग ईयर्स फॉर द इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट, हाँ था, तभी तो वो हर अपने एनुअल सेशन में यही तो प्लान किया करते थे। तो ये सारे सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द INC? केक वॉक क्वेश्चन, एओ ह्यूम, ठीक है, पता ही होगा। तो एओ ह्यूम जो थे उनका फुल फॉर्म क्या है? एओ का एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, ये हमने पता ही है, याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और ये डेट भी याद रखिएगा ईयर के साथ, 1885 में 28 दिसंबर को, ठीक है। फॉर्मली INC वॉज नोन एज इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था। और दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने यूनियन शब्द को कांग्रेस से रिप्लेस किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये एओ ह्यूम के बारे में जानकारी है कि वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है, और कलेक्टर ऑफ इटावा थे 1857 का जब रिवोल्ट हो रहा था उस टाइम पे, इन बहुत पहले। और इन्होंने तिलक को ट्रू पैट्रियट कहा था। और बायोग्राफी जो एओ ह्यूम की है वो विलियम वेडरबर्न के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, विलियम वेडरबर्न, ठीक है। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू द
बताइए। इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस, imposition of restrictions on newspapers and magazines published in Indian languages, removal of disqualifications imposed on the Indian magistrates concerning the trial of the Europeans, removal of a duty on imported cotton cloth। इसका आंसर है सी, removal of disqualification imposed on the Indian magistrates concerning the trial of the Europeans। तो इल्बर्ट बिल एक्ट कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? 1883 में किया गया था। इस समय वायसराय रिपन थे और इसको लिखा था सर कॉटने पेगनी इल्बर्ट ने, इसीलिए इसका नाम इल्बर्ट बिल पड़ा था। एक्ट क्या कहता था कि जो ब्रिटिश और यूरोपियन सब्जेक्ट्स हैं वुड बी ट्राइड इन सेशन कोर्ट्स बाय इंडियन जजेस। ठीक है, उनका ट्रायल इंडियन जजेस के जो कोर्ट्स थे उसमें चल सकता है। हु वर सीनियर इनफ इन द सिविल सर्विस, जो काफ़ी सीनियर इनफ हों वो ऐसे जो केसेस रहेंगे उस पर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। ठीक है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन 1873 हैड बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्रायल बाय इंडियन मजिस्ट्रेट। और इससे पहले क्या था कि बिल से पहले जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जितने भी थे वो उनको छूट दी गई थी कि उन पर ट्रायल इंडियन मजिस्ट्रेट्स द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश मजिस्ट्रेट्स जो हैं वही उस पर ट्रायल कर सकते हैं। फॉर केसेस दैट इन्वॉल्व डेथ और ट्रांसपोर्टेशन दे कुड ओनली बी ट्राइड बाई अ हायर कोर्ट। ठीक है, ये भी इससे पहले ये प्रोविजंस थे। इट वॉज द प्रोविज़न दैट बिकेम अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंगर अमॉन्ग द यूरोपियन कम्युनिटी। और इसी बिल के बाद से क्या हुआ था, इसी प्रोविज़न के बाद से यूरोपियन कम्युनिटी में काफ़ी क्रोधित हो गए थे वो लोग एल्बर्ट बिल के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी पाल्मे दत्त सेड Rajni Palme Dutt said they both fought and collaborated with imperialism. Which political grouping was he referring to? ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। INC both fought and collaborated with imperialism. RP Dutt opined that sometimes INC overshadowed its loyalist character and took the bull by its horn. But when masses moved towards a revolutionary path, it took a loyalist approach, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, बोर वॉर के समय में देखा जाता है, जहाँ पे INC सपोर्टेड द इम्पीरियलिस्ट पावर व्हेन दे वर वीक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आरपी दत्ता द्वारा कांग्रेस के लिए कहा गया था। तो आरपी दत्ता वॉज वन among the historians who believed in conspiracy theories regarding the foundation of the INC। ठीक है, INC के फॉर्मेशन को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। ठीक है, आपको पता होगा सेफ्टी वॉल थ्योरी है, ठीक है, यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। दिस थ्योरी एडवोकेट्स दैट कांग्रेस वॉज फॉर्म टू न्यूट्रलाइज एनी नेशनलिस्ट राइज अगेंस्ट ब्रिटिश राज। तो उनका ऐसा मानना था कि कांग्रेस का फॉर्मेशन इसीलिए किया गया है ताकि जो नेशनलिस्ट राइज हो रहा है ब्रिटिश के अगेंस्ट उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आरपी दत्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द मैगजीन लेबर मंथली। ही हैड रिटन द क्लासिक बुक इंडिया टुडे। ठीक है, इंडिया टुडे। How many Muslim delegates participated in the second convention of the INC? ठीक है, 33 members। ठीक है, 33 मुस्लिम डेलीगेट्स सेकेंड कन्वेंशन में INC में पार्टिसिपेट किए थे। सेकेंड कन्वेंशन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। एक ट्रिक है कन्वेंशंस को याद करने की, ऐसे है बक माई बक, सॉरी फॉर माई राइटिंग, बक माई बक। ठीक है, तो पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था ब से। ठीक है, बॉम्बे 85 में, सेकंड कलकत्ता में, ठीक है 86 में, थर्ड हुआ था मद्रास में 87 में, फिर इलाहाबाद 88, देन अगेन बॉम्बे इन 89 एंड देन अगेन कलकत्ता इन 90। तो याद रखिएगा इस ट्रिक से, आपको शुरू के 6-7 ये याद हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, एनुअल सेशन कांग्रेस का। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, इस सेशन में टोटल कितने थे? 431 मेंबर्स थे, जिसमें से 33 मुस्लिम्स थे। और बिहार से कितने मेंबर्स थे? इम्पॉर्टेंट है, 31। तो आप देखिएगा जो फर्स्ट सेशन हुआ था ना INC का, उसमें आई थिंक 77 मेंबर्स थे।
ठीक है, जो बॉम्बे में हुआ था। यहाँ ऊपर कहीं दिया हुआ भी था, देख लेते हैं एग्जैक्टली हमने देखा था। यहाँ किसी क्वेश्चन में तो दिया हुआ था, ओह 72 थे, 72, सॉरी 77 नहीं, 72 थे, ठीक है, 72 मेंबर्स थे। देखिए पहले सेशन में 72 और दूसरे में सीधे 431, कितना लंबा जंप है। तो इसी से पता चल रहा है कि कांग्रेस की क्या भूमिका रही है लोगों को एकजुट करने में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी बिगेन ओवर। तो जो स्प्लिट हुआ कांग्रेस में शुरुआती दौर में 20वीं शताब्दी के, तो उसका मेन रीज़न क्या था? स्ट्रेटजीज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट। तो इसका आंसर जो दिया आयोग ने वो तीनों दिया है, ठीक है। देखते हैं इसको। सूरत स्प्लिट जो हुआ था आपका, वो happened in the backdrop of the Swadeshi movement. The rift between the moderates and extremists was visible at the 1905 Banaras session of the Congress, which finally ended with the division of the two groups. ठीक है, एट द सूरत सेशन। तो सूरत सेशन जो हमारा हुआ था साथ में, वहाँ पे फाइनली दो गुटों में आईएनसी बट गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट से, जो चेंज चाहते थे, एक नहीं चाहते थे, ठीक है। तो रास बिहारी घोष थे, वो सपोर्ट करते थे मॉडरेट्स का और प्रेसिडेंट बने वो इस सेशन में। लेकिन कांग्रेस जो थी वो मॉडरेट्स द्वारा कंट्रोल की जाती थी, हु एडवोकेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो कि प्रशासनिक और संवैधानिक बदलाव सुधार करना चाहते थे, ठीक है। तो मेन रीजंस क्या थे? प्रेसिडेंट से मॉडरेट्स चाहते थे कि रास बिहारी घोष हमारे प्रेसिडेंट बने, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय हमारे अध्यक्ष बने, ठीक है। उग्रवाद ऐसा कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट को, हाँ। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, और इनका प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी उस समय लॉर्ड कर्जन द्वारा अनाउंस किया गया था, ठीक है। कल हमने क्वेश्चन किया था, उसमें देखा था लॉर्ड कर्जन। तो मॉडरेट्स वांटेड बॉयकॉट एंड स्वदेशी टू बी लिमिटेड ओनली टू बंगाल, वेयर एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू स्प्रेड द बॉयकॉट थ्रू आउट द कंट्री। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जी को तरफ थे, तो वो चाह रहे थे कि नहीं, इसका स्प्रेड पूरे कंट्री में हो, ठीक है। वेलकम ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स। तो एक्सट्रीमिस्ट जो स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे कि जो सेरेमनी थी वो प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पे होने वाली थी, उसका बॉयकॉट किया जाए, उसका अपोज कर रहे थे, ठीक है। फिर वेन्यू ऑफ द 1907 सेशन, मॉडरेट्स चाहते थे कि वो सूरत में हो और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नागपुर में हो। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट हुए और दो भागों में फाइनली बट गई थी आईएनसी 1907 में। आफ्टर द सूरत स्प्लिट, हु कंट्रोल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका आंसर मॉडरेट्स है। Which of the following movements has contributed to a split in the INC, resulting in the emergence of moderates and extremists? Swadeshi movement. The Swadeshi and boycott were adopted as methods of struggle for the first time during the agitation against the partition of Bengal. Home rule movement नहीं, होम रूल मूवमेंट तो अभी पिक्चर में ही नहीं है इस टाइम पे, वो आगे जाकर आएगा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक उसमें अपना रोल दिखाते हैं। एनसीएम भी अभी नहीं है। तो एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द स्प्लिट इन द आईएनसी एट सूरत इन 1907? तो इसका आंसर सीधा है, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भी इसका आंसर है। मुस्लिम लीग नहीं, अरविंदो घोष इनेबिलिटी नहीं, इनेबिलिटी की बात ही नहीं थी। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिज्म नहीं, ये सब तो नहीं है। लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में आया था, इससे पहले की बात है, ठीक है। तो ये क्रॉस ही हो गया, बी आपका आंसर है। तो देखिए सूरत स्प्लिट से काफ़ी क्वेश्चन है, हालांकि ये यूपीएससी का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सूरत स्प्लिट। तो अच्छे से आप सूरत स्प्लिट करके जाइएगा, ठीक है, मे भी क्वेश्चंस हों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? पढ़ा है आपने ऊपर, क्वेश्चन में फैक्ट्स में था, तैयब जी, ठीक है। तैयब जी ने किया था, कब किया था?
इन्होंने, ये तो पहला है, WC बनर्जी ने किया था। तैयब जी ने किया था थर्ड सेशन जो मद्रास में हुआ था 87 में। और सेकंड सेशन आपने देखा था दादा भाई नौरोजी ने किया था। तैयब जी फिरोज़ा मेहता और काशीनाथ तेलांग जी ने द थ्री त्रियमविरेत द 3 स्टार, अच्छा त्रियमविरेत इसका मतलब होता है द 3 स्टार्स। इन तीनों को इसी क्रोनोलॉजी में 3 स्टार्स से जाना जाता था, ठीक है। इन 1882 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द बॉम्बे, ठीक है, बाद में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने। 86 में रिज़ाइन भी कर दिया हेल्थ रीज़न से। इन 1885 ही हेल्प द फाउंडिंग ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ही एक्टेड एज अ चीफ जस्टिस इन 1902, द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दिस पोस्ट इन बॉम्बे। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Raja rendered very valuable assistance to the INC for holding its fourth session at Allahabad in 1888? राजा ऑफ दरभंगा, ठीक है। राजा ऑफ दरभंगा थे सर ऑकलैंड कॉलविन उस समय EIC के थे, और सर सैयद अहमद प्लान मैनी हिंड्रेसेस टू थॉट द फोर्थ INC सेशन एट इलाहाबाद बाई नॉट गिविंग प्लेस लैंड टू होल्ड इट, ठीक है। वो ज़मीन नहीं दे रहे थे, जगह नहीं दे रहे थे जहाँ पे ये सेशन ऑर्गेनाइज हो। तो फिर क्या किया था, राजा ऑफ दरभंगा जी ने एक ज़मीन खरीदी जिसको लॉथर कैसल के नाम से जाना जाता है, और ठीक है, और उसके बाद उसको INC को दे दिया, और उसी जगह पे INC ने अपना फोर्थ सेशन हेल्ड किया था, ठीक है। फोर्थ सेशन वहीं पे हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल, ये पहले नॉन इंडियन यानी फॉरेनर प्रेसिडेंट थे। लक्ष्मेश्वर सिंह played a very important role as a member of the Legislative Council of the Governor General during the debate on Inverted Bengal Tenancy Act, उसी समय की बात है ये, ठीक है। Who used the safety valve theory to attack the moderates in Congress? तो अभी हमने पढ़ा था ना कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो उसी में से एक है ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था लाला लाजपत राय जी ने। इनका क्या था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये थी to attack the moderates in Congress. As per this theory, Hume formed the INC with the idea that it would prove to be a safety valve for releasing the growing discontent among Indians. तो ये था कि INC को एज अ सेफ्टी वॉल्व हम लोग यूज़ करेंगे कि जितने भी डिसकंटेंट इंडियंस के अमोंग राइज हो रहे हैं उसका क्या करेगा, ये एक INC प्रेशर कुकर में जो सीटी होती है ना उसके तरह काम करेगा, ठीक है। उससे कंपेयर किया था और बोला था कि जैसे उसमें सेफ्टी वॉल्व होता है ना, वो कि जब भी आपका प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो वो सीटी निकल जाती है, उससे क्या होता है गैस जितना होता है वो निकल के प्रेशर रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो अंदर क्या होता है चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, ठीक है, वो ब्लास्ट नहीं करता। तो वही कहा था कि जो ये सेफ्टी वॉल्व है कुकर का, ये INC ये इस रोल में है, और इस वजह से क्या होगा कि जो लोगों का गुस्सा है, जो नाराज़गी है, वो क्या होगी अचानक से ब्रिटिशर्स पे फटेगी नहीं, ठीक है, ब्रिटिश रूल पे उसको INC कंट्रोल कर देगा। लाला लाजपत राय डिस्क्राइब दिस थ्योरी फर्स्ट इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन यंग इंडिया, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। दिस थ्योरी वॉज वेल सपोर्टेड बाई एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, और ये तो पढ़ा ही है हमने। विलियम वेडबर्न ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उनकी। RP दत्ता ने क्या बोला था ये भी हमने देखा। विलियम वेडबर्न को क्या किया गया था, ये INC के प्रेसिडेंट तो 2 बार बने, ये याद रखिएगा। विलियम वेडरबर्न 2 बार INC के प्रेसिडेंट बने, एक 1889 में बॉम्बे में सेशन में और एक 1910 में इलाहाबाद सेशन में। इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया हिस्टोरियन बिपिन चंद प्रोपाउंडेड द लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, फिर ठीक है ये भी देखिए एक और थ्योरी आ गई लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जो बिपिन चंद पाल जी ने दी थी। अकॉर्डिंग टू विच कांग्रेस लीडर यूज्ड AO ह्यूमे एज अ फैक्टर टू यूनाइट द नेशनलिस्टिक फोर्स, तो इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में ये थ्योरी दी हुई थी, ठीक है। द मेथड ऑफ प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट एडॉप्टेड बाय द मॉडरेटर वॉज डिक्लेयर्ड एज बाय द एक्सट्रीमिस्ट लीडर ब्रेवरी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर में पूछा गया क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, ठीक है, एंटी बंगाल पार्टीशन। दूसरी बार ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी में हमने देखा था ना, क्वेश्चन पूछा हुआ था, या देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ है। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी एज फॉल आउट ऑफ द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पार्टीशन बंगाल। ठीक है, तो ब्रिटिश, ये स्वदेशी मूवमेंट याद रहेगा, 7 अगस्त 1905 को बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया गया था कलकत्ता सिटी हॉल में। इस दौरान फैक्ट ये भी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राखी दिवस मनाया था, बोला था इंडियन जो हिंदू मुस्लिम है एक दूसरे को राखी बांधें, ठीक है, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए था। ठीक है, इसी टाइम पे क्या हुआ था, वंदे मातरम थीम सॉन्ग बन गया था इस स्वदेशी मूवमेंट का बंगाल में। ठीक है, द नेशनल एजुकेशन काउंसिल क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में। नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल भी फाउंड हुआ था इसी टाइम पे, अरबिंदो घोष उसके प्रिंसिपल थे। प्रोमिनेंट लीडर्स ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वर सुरेंद्र बनर्जी एंड कृष्ण कुमार मित्र। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा इसे। स्वदेशी एंड बॉयकॉट वेयर adopted as the method of struggle for the first time during the partition of Bengal। ठीक है, एक ही क्वेश्चन 2-3 तरीके से घुमा के पूछ दिया है। 68 में पूछा, ये 63rd में पूछा था। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन ऑन, बताइए, ये देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिक्लेरेशन ये 63rd में भी पूछा है ना, और ये आई थिंक जहाँ तक मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ ये 17th बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर है 19 जुलाई 1905, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ये रहा। और इफेक्ट में कब आया था, 16 अक्टूबर 1905 को। A new province of East Bengal and Assam was announced with a Muslim majority, and the western province Bengal was overwhelmed by Hindus। The famous song अमार सोनार बांग्ला इस टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा कंपोज किया गया था ड्यूरिंग द पार्टीशन एंड लेटर ऑन बिकम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। ये बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया था। एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन, हिंदूज एंड मुस्लिम टाइड राखी ऑन ईच अदर्स। ये देखिए, हमने बताया था ना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही वो था आइडिया। इन दिसंबर 1911 अ ग्रैंड दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज टू वेलकम जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। और फाइनली 12 दिसंबर 1911 को पार्टीशन जो है वो रिवोक कर दिया गया था। ठीक है, और उसी टाइम पे क्या हुआ था, कैपिटल को कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया था, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, सॉरी। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गया था बिहार। और इसी टाइम पे बिहार बंगाल पार्टीशन को रोक करके बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया था बंगाल प्रोविंस से। ठीक है, तो अभी भी बिहार और उड़ीसा एक प्रोविंस है। ठीक है, बिहार और उड़ीसा, जो कि आगे जाके 1935 में अलग होते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। ये भी पिछले साल 71st बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब है अलग हुआ था। तो इससे बहुत सारा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ठीक है, अनाउंस हो गया था 1911 में, 12 दिसंबर 1911 को। इससे 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार बंगाल जो पार्टीशन है उसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। लेकिन फिर ये हुआ था कि इम्प्लीमेंट कब हुआ है, तो ये 22 मार्च 1912 को हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम इस दिन बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन ये पेपर पे हुआ, इसका प्रैक्टिकली जो आप देखेंगे सारी चीज़ें कब रेगुलेशन में ये आ गया, तो वो आया 1 अप्रैल 1912 से। तो ये 3 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्लैरिटी रहेगी तभी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं। विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। देखिए कितने तरह से, ये अभी 3-4 क्वेश्चन हमने ये कर लिया, ये सेम यही क्वेश्चन, बस उसकी रीफ्रेमिंग करके। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया सारी चीज़ें। इन्फॉर्मेशन ये देख लेते हैं। सतीश चंद्र चक्रवर्ती ऑर्गेनाइज राखी बंधन दिवस इन दरभंगा। ठीक है, और दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती जी ने राखी बंधन दिवस मनाया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी गेव अ स्पीच। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान मुंगेर में उन्होंने स्पीच दी थी। पूछा जा सकता है कि मुंगेर में स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा किसने स्पीच दिया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनल्ड। ठीक है, ये हमने देख ही लिया। और स्वदेशी और बॉयकॉट के समय में लीडर कौन थे, तो पंजाब से लाला लाजपत राय जी थे, दिल्ली से सैयद हैदर मिर्ज़ा जी थे,
पुणे और मुंबई में तिलक जी थे और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जी थे। ये पूछा जा सकता है आपसे, मैच द फॉलोइंग या कैसे भी करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी मूवमेंट को वंदे भारत मूवमेंट कहा गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल कब? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडिया ट्रूप वेयर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। नहीं, किंग जॉर्ज, हाँ, रॉयल दरबार, ये ऑप्शन है, ठीक है, बी इसका आंसर हो गया। The main drawback of the Swadeshi movement was that it was not able to garner the support of, ठीक है, तो मुस्लिम masses. Swadeshi movement failed due to garner the support of the Muslim masses and especially the peasant class among Muslims. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के समय क्या हुआ था कि वेरियस इवेंट्स सच एज टाइंग राखी, ठीक है, शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स तिलक जी द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है, were promoted with which the Muslim masses were not able to relate and got alienated from the movement. तो भटक गए थे, ठीक है, इन सब चीज़ों से वो कनेक्ट नहीं कर पाए जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से लोग थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए, ठीक है, डाइवर्जन हो गया दोनों के बीच में, इस वजह से फेल हो गया ये स्वदेशी मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक। कब कब बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो ये कब दिया गया था? ये ही बिकम अ पॉपुलर टीचर, नहीं, ही स्टार्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, द गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम इन द रैंड मर्डर केस। हाँ हाँ, इससे रिलेटेड ही है, लेकिन नहीं, ये भी नहीं है। ही स्टार्टेड द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स, नहीं, ये भी नहीं, इसका ऑप्शन ई दिया है आयोग ने, ठीक है। तो 22 जून 1897 को चापेकर ब्रदर्स एसेसिनेशन हुआ था, असेसिनेटेड ब्रिटिश ऑफिशियल WC रैंड एट पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने चापेकर ब्रदर्स का सपोर्ट किया था, which he was charged with sedition and jailed in 1897 for 18 months, जिससे उन पे राजद्रोह का चार्ज लगा के 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तिलक was jailed and during this trial and conviction he became very famous after the Rand murder case and this earned him the title of Lokmanya, the belover of people. अच्छा, रैंड मर्डर केस में इनको एक्यूज़ नहीं माना गया था ना, एक्यूज़ तो चापेकर ब्रदर्स थे, ठीक है। ये थोड़ा मुझे भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया था, इस वजह से मैं इस पर कुछ मैंने मार्क नहीं किया था उस टाइम। तो चापेकर ब्रदर्स एक्यूज़ थे, बस इन्होंने उनका सपोर्ट कर दिया था, इस वजह से उन पे सेडिशन केसेस लगा दिया गया था। फिर उसके बाद जब वो जेल गए, ठीक है, और उन पे ट्रायल हुआ, तो इस वजह से उस बाद में उनको लोकमान्य तिलक का वो दिया गया था। तो हाँ, ऑप्शन सी भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ई सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि वैलेंटिन चिरोल जो थे, एडिटर थे लंदन टाइम्स के, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था अपनी बुक में, और जिसका नाम था इंडिया अनरेस्ट 1910 में, और जिसमें उन्होंने तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कॉल्ड तिलक एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा भी गया है, वैलेंटिन चिरोल। व्हेन वाज द पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट पास? तो ये 1900 में हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश राज द्वारा। इसका एक्ट का पर्पस क्या था? टू लिमिट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ओनरशिप इन पंजाब प्रोविंस एट दैट टाइम, ठीक है, लैंड ओनरशिप को रोकने के लिए, ट्रांसफ़र लैंड ओनरशिप के ट्रांसफ़र को रोकने के लिए। 15 ईयर्स ऑफ लिमिटेशन वाज इम्पोज्ड ऑन ऑल लैंड परचेजेस, ठीक है, 15 साल तक लिमिट लगा दी गई थी। द प्राइमरी मोटिव ऑफ दिस बिल वॉज टू रेस्ट्रिक्ट द एलिनेशन ऑफ लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द नॉन एग्रीकल्चर क्लास, ठीक है, एग्रीकल्चर क्लास से नॉन एग्रीकल्चर क्लास तक ना जाए, इस वजह से ये लगाया गया था। अ रिजोल्यूशन वॉज पास्ड अगेंस्ट दिस एक्ट इन 1899 INC लखनऊ सेशन। तो इस एक्ट को पास ना करने के लिए 1899 में जो लखनऊ सेशन था उसमें भी रिजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वॉज इस्टेब्लिश अंडर हुज हेडशिप? सरदार पटेल, ठीक है, उन्हीं को तो मिला था ना भाई, उन्हीं का तो काम था सबको यूनाइट करना, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू डील विद द प्रिंसली स्टेट एंड टू मैनेज देयर रिलेशनशिप विद इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको पता ही होगा, अगर आपने
थोड़ा सा भी हिस्ट्री को देखा है तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, 3 ऐसे स्टेट्स थे, ऐसे ये थे जो लास्ट तक इंडिया में शामिल हुए और जिसका क्रेडिट किसे जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। तो मतलब काफ़ी एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 500 समथिंग प्रिंसली स्टेट्स थे और सबको यूनाइट करना और एक अम्ब्रेला के नीचे लाना, ठीक है। तो ये इसका क्रेडिट किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। ये डिपार्टमेंट कब फॉर्म हुआ था, मई 1947 में, ठीक है। पटेल वॉज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पता है सबको। ही ऑल्सो सर्व्ड एज होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947। आयरन मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है इन्हें। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बना है, इनको डेडिकेट करके बना है, जिसका हाइट आपका है 182 मीटर, ठीक है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू। द मुस्लिम्स इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, हु रोट इट, किसने लिखा है ये, W हंटर जी ने लिखा है, ठीक है। विलियम विल्सन हल्टर, फादर ऑफ द गैजेटर्स ऑफ इंडिया, ब्रॉट आउट हिज इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया इन 1881 इन 9 वॉल्यूम्स, ठीक है। इन्होंने रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पीपल किया। रिजले कंडक्टेड द स्टडी बेस्ड ऑन द एंथ्रोपोर्मिक टेक्निक द पीपल्स ऑफ इंडिया, ही हैज़ क्लासिफाइड एन इंडियन पॉपुलेशन इनटू 7 रेशियल टाइप्स, ठीक है, अपने बुक में ये डिस्क्राइब किया था इन्होंने। हर्बर्ट रिजले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्हेन द स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वदेशी बंधव समिति, ठीक है, हाँ ये बताइए। अश्विनी कुमार दत्ता जी थे। अश्विनी कुमार दत्ता जी नेशनल लीडर थे और एक स्कूल टीचर थे, ठीक है, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। इन्होंने स्वदेशी बंधव समिति का निर्माण किया था 1905 में, क्या करने के लिए, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स को उसके कंजप्शन को प्रमोट करने के लिए और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए। द समिति डिड वॉलंटियर वर्क एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्वदेशी थ्रू मैजिक लैंटर्स एंड सॉन्ग्स। द बरिसल हितैषी न्यूज़पेपर, ठीक है, बरिसल हितैषी न्यूज़पेपर वॉज सेटअप बाय हिम एज अ माउथ पीस फॉर स्वदेशी बंधव समिति। द समिति वॉज बैंड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1908, ही वॉज अरेस्टेड, ठीक है। तो ये कहाँ पे थे, कलकत्ता में थे, ठीक है, कलकत्ता में एक जगह पे ये स्कूल टीचर भी थे और साथ में ये नेशनलिज्म और स्वदेशी का प्रमोशन कर रहे थे, ठीक है, अपने न्यूज़पेपर ब्रिसलाल हितैषी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉर्ट आउट हुज लीगल प्रॉब्लम महात्मा गांधी इनवाइटेड टू साउथ अफ्रीका इन 1893। तो बताइए 1893 में किसकी समस्या को हल करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे, दादा अब्दुल्ला ऑफ गुजरात, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो वहाँ गए। फिर वहाँ भी उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए थे साउथ अफ्रीका में। गांधी प्रोसीडेड टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, ठीक है, लॉ की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। वहाँ पे उनके वन ऑफ बैचमैन से मौलाना मजरूल हक, पता होगा, पटना में उनके नाम पे अभी यूनिवर्सिटी भी है। हु प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, शेख अब्दुल्ला ऑफ कश्मीर। He was regarded as a symbol of the accession of Kashmir to India. He was elected as the first Prime Minister of Jammu Kashmir. Later he also served as the first elected Chief Minister of Jammu Kashmir, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। इमाद इमाम ऑफ बिहार, ही वॉज अ रिनाउंड पोएट एंड अ मुस्लिम उर्दू लिटरेचर, ही वॉज अ नेटिव ऑफ बिहार। टीटू मीर ऑफ बंगाल, ही वॉज अ बंगाली फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ क्रूसेडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट, ठीक है, वहाबी मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाबी मूवमेंट। ये सब जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को करेंगे ना तो उस टाइम पे कवर करेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी PYQs को देख रहे हैं, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द पंजाब हिंदू सभा फाउंडेड, 1909, ठीक है, किसने इसकी स्थापना की थी, लालचंद और UN मुखर्जी ने की थी, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, और इन्होंने INC का क्रिटिसाइज़ किया था। और हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, हिंदू महासभा की स्थापना, हाँ,
हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो ये दोनों अंतर याद रखिएगा, पंजाब हिंदू सभा 1909 और हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय जी। Which of the following was conceived and organized by militant Indian leadership in the early phase of the freedom struggle? आर्य समाज, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, नहीं 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 नहीं, मिलिटेंट लीडरशिप, बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं, सी। During the early phase of the freedom struggle, the incident of partition of Bengal triggered the rise of extremists, and the early tools for their resistance were boycott and स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, सही बात है। ये सारा आपका ये है आर्य समाज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाशन की फेमस बुक है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, पार्ट 1 जब हम कर रहे थे, लॉर्ड कर्जन के बारे में क्वेश्चंस देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने ये देखा था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जो आपका रेलिक कमीशन के थ्रू, यूनिवर्सिटी कमीशन के थ्रू रिकमेंडेशन पे ये एक्ट लागू हुआ था। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये लॉन्च हुआ था 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन क्या हुआ था, 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का देहांत हो गया था, तो उनकी स्मृति में एनसीएम को इसी दिन 1 अगस्त 1920 से ही शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और इसका रिजोल्यूशन कब पास हुआ था, नागपुर सेशन 1920 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघव चारी जी ने। ठीक है, इट वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा ऑन 4 Feb 1922। नहीं तो महात्मा गांधी जी ने कहा ही था कि हम 1 साल के अंदर की जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी हम छोड़ेंगे नहीं एनसीएम। ठीक है, अब तो कुछ हो जाए हम करके लेंगे, लेकिन उसी बीच ये चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है गोरखपुर के पास में, जिस वजह से गांधी जी को एनसीएम मूवमेंट वापस लेना पड़ता है। When did the चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस, तो यहाँ 4 फरवरी। ठीक है, चौरी चौरा गोरखपुर के पास में। ठीक है, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस में आता था, अभी उत्तर प्रदेश में। पुलिस ने क्या किया था, ओपनली फायर कर दिया था एट अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आफ्टर दिस द एंगर्ड मॉब बर्न डाउन द पुलिस स्टेशन। ठीक है, जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन ही जला डाला था, जिसमें 23 सोल्जर्स मारे गए थे। आफ्टर दिस इंसिडेंट गांधी जी विड्रॉ द एनसीएम सीइंग इट बिकमिंग वायलेंट। ये वायलेंट हो गया था, और गांधी जी जानते हैं उनके वन ऑफ द प्रिंसिपल्स थे नॉन वायलेंट, अहिंसा, तो इस वजह से ही कैंसिल हो गया था। ठीक है, और कांग्रेस सेशन वाज कॉल्ड ऑन 12 फरवरी 1922 एट बरदौली टू कॉल ऑफ द एनसीएम मूवमेंट। ठीक है, तो बरदौली में कांग्रेस सेशन बुलाया गया था। हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century? बाय राइटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट and urging people to take pride in their achievements? नहीं. By using people to struggle and change the miserable conditions of life under British rule? By reinterpreting history and refuting the British portrayal of Indians as backward, primitive and incapable of government themselves? And more than one of the above. हाँ, more than one of the above. ठीक है. History helped in creating a feeling of nationalism in India towards the end of the 19th century through its reinterpretation, which was an important means to create a feeling of nationalism, as the British saw Indians as backward and primitive. ठीक है, in response Indians began looking into the past to discover India's great achievement. हाँ, ठीक है, ये बात सही है. They wrote about the glorious developments in ancient times. ठीक है, सही बात है. एशियन टाइम्स पे अगर हम देखें तो कितने मतलब समृद्ध इतिहास रहा है भारत का. ठीक है, व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, फ्लरिश, सब था. सारी चीज़ों के बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है, इनफैक्ट उस टाइम पे बाहर से लोग आते थे यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए. तो सही बात है, लोगों ने उस समय वापस अपने जो ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, ठीक है, गोल्डन पीरियड रहा है एशियन टाइम में, उस पर लिखना शुरू किया था. दिस मेड इंडियंस रियलाइज इंडियाज डिक्लाइन फ्रॉम द ग्लोरियस पास्ट वॉज ड्यू टू कोलोनाइजेशन. इससे लोगों को एहसास हुआ कि जो ब्रिटिशर्स का कोलोनाइजेशन है, इस वजह से इंडियन जो ग्लोरियस पास्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है. ठीक है,
These nationalist histories advocate the readers to be proud of India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. सही है. As a result, growing anger against the colonial government and hope of reviving the glorious past infused a strong sense of patriotism in India. तो यही सारी चीज़ें थी. इन सब चीज़ों को जब लोगों को दिखाया गया, उनको अवगत कराया गया कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें थी, आप देखिए अपना इतिहास उठा के, उसके बारे में लोगों ने लिखना शुरू किया. फिर उसका पब्लिकेशन हुआ, लोग उसको पढ़ रहे थे, लोगों तक वो चीज़ें जा रही थी. तब हम लोगों समझे कि नहीं, ज़रूरी है. ठीक है, ब्रिटिशर्स को ये हटाना ज़रूरी है. ये कॉलोनियल सिस्टम जो है ये बर्बाद कर रहा है इंडिया के हिस्ट्री को, इसके ग्लोरियस पास्ट को. ठीक है, तो ये एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन लोगों के बीच करवा रहा था. द वंदे मातरम सॉन्ग बिकेम इन इटसेल्फ अ रिलीजियस मंत्र ड्यूरिंग विच इंसिडेंट. ये ऊपर हमने देखा हुआ है बंगाल पार्टीशन के समय पे. ठीक है, तो किसने लिखा था ये? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने. ठीक है, इट वॉज टेकन फ्रॉम द बुक आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था. द वंदे मातरम सॉन्ग बिकेम इन इटसेल्फ अ रिलीजियस मंत्र ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, ये हाँ, वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था. ठीक, लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने. पार्टीशन ऑफ बंगाल से कितनी बार पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, 19 जुलाई को ये हुआ था. हाँ, ये देखिए, मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट. खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी ने बॉम्ब फेंका था किंग्सफोर्ड जज पे, जो जज था उस समय मुजफ्फरपुर का, लेकिन वो किसी और पे लग जाता है. ठीक है, वहाँ पे कोई और एडवोकेट था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी फैमिली थी, वो उसमें वो उनको वो आ, उनको नुकसान पहुंचता है. ठीक है, तो एम इन पे था लेकिन वो जाता उन पे है, और उनकी फैमिली शायद होती है उनके साथ में, तो वो ख़त्म हो जाते हैं. तो उसके बाद से क्या होता है कि इन पे केस चलता है, इधर ढूंढते हैं लोग, और उसी टाइम क्या होता है, खुदीराम बोस जी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है 11 अगस्त 1908 को. इनको पूसा रोड जो है ना समस्तीपुर में, वहाँ से स्टेशन से पकड़ा जाता है. और प्रफुल्ल चाकी क्या होते हैं, वो इससे पहले ही कि ब्रिटिशर्स के हाथ लगे वो खुद शहीद हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन खुदीराम बोस जी पकड़े जाते हैं और इनको फांसी की सज़ा होती है 11 अगस्त 1908 को, बेहद ही कम उम्र में. होम रूल मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी. ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था इन्होंने. और मेनली इनके अंदर जो एरिया था वो था कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ एरिया थे. ठीक है, और बाकी पूरे इंडिया में होम रूल मूवमेंट को चला रही थी एनी बेसेंट जी. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये होम रूल मूवमेंट. इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में इन्होंने की थी, जो कर्नाटक और आपके कुछ महाराष्ट्र के एरिया में चल रहा था. ठीक है, इसका मीटिंग कहाँ था? बेलगांव में हुआ था. वही एनी बेसेंट ने जो ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट किया था वो सितंबर 1916 में किया था. ठीक है, वो मद्रास में किया था, और इसके सेक्रेटरी थे जॉर्ज अरोनाडले. ठीक है, गाइस अभी बस ये क्वेश्चंस ख़त्म ही होने वाले हैं. रात के 2:30 से भी ऊपर हो चुके हैं. थोड़ी मेरी भी एनर्जी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी लग रहा होगा, आपको भी लगेगा कि मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ. लेकिन जल्दी जल्दी हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी है. आज थोड़ा काफ़ी बिजी स्केड्यूल था दिन भर, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया. तो अभी टाइम मिला है तो बस कर रहे हैं. ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप देखिएगा. इसके बाद जल्दी फिर अगला पार्ट हम करेंगे, गांधी नेरा जो है. ठीक है, वो बहुत ही बड़ा है. गांधी नेरा ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और इससे बहुत ज़्यादा PYQ है. और जो गांधी नेरा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है BPSC के पर्सपेक्टिव से. इससे क्वेश्चन रहते हैं भर भर के, और मेरे हिसाब से उसमें 100+ क्वेश्चंस हैं. तो इसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे. अभी जल्दी से ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस को. मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसके फाउंडर. तो फॉरवर्ड ब्लॉक देख रहे होंगे आप, बता सकते हैं आराम से. ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक से अगर हम जाएं, फोर्थ का ए, तो फोर्थ का ए यहाँ है और फोर्थ का ए यहाँ है. तो ये 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए.
अब हम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पे जाएं तो पता होगा वो डी है इसका ऑप्शन, डी यहाँ पे, हाँ ये मिल गया, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 2 का आपका होगा सी, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी, और खक्सर्स हैं वो इनायतुल्ला मशरिकी, आंसर बी। तो खक्सर्स जो मूवमेंट था वो फाउंड किया गया था अल्लामा इनायतुल्ला मशरिकी द्वारा, ठीक है। ये एक सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट था जिसका एम था फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल मूवमेंट थ्रू डिसिप्लिन वॉलंटियर कॉप्स। मशरिकी envisioned a militarized society of uniformed sovel carrying volunteers trained in self-sacrifice and unity. Though not aligned with the Congress or Muslim League, the movement gained popularity for its intense nationalism and commitment to social justice. ये मतलब इंडिपेंडेंट था, ये किसी से अलाइन नहीं हुआ था, ना कि कांग्रेस से और ना ही मुस्लिम लीग से, तब भी इसको पॉपुलैरिटी मिली थी क्योंकि इसके जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग थे काफ़ी इंटेंस थी, ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड इन 1948 बाई जयप्रकाश नारायण, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अदर मेंबर्स भी थे, इसमें आचार्य नारायण देव थे, राम मनोहर लोहिया जी थे, ठीक है। और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से स्प्लिट होकर के बनी थी। इट एडवोकेट फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए इन्होंने वकालत की, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की, लैंड रिफॉर्म्स की बात की, सिविल लिबर्टीज़ की बात की। जब देश को आज़ादी मिल गई उसके बाद की ये बात हो रही है, ठीक है। उस समय फिर सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई है। फिर जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। एम्फोसाइज डिसेंट्रलाइजेशन, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की, ठीक है। एंड वॉज अ प्रोमिनेंट वॉइस ड्यूरिंग द एमरजेंसी, ठीक है। चलो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वॉज अ प्रोमिनेंट वॉइस ड्यूरिंग द एमरजेंसी इंस्पायरिंग अ नेशन वाइड मूवमेंट फॉर रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। तो आज़ादी के बाद भी काफ़ी योगदान रहा है जयप्रकाश नारायण जी का, खासकर बिहार की राजनीति में। आप लोग बिहार से हैं तो पता होगा आपको ज़्यादा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंडेड बाय 1936 बाय बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इट एम टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द डिप्रेस क्लासेस स्पेशली दलित्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और पीजेंट्स, इन्हीं के लिए ये पार्टी बनाई गई थी, ठीक है। उनकी आवाज़ बनकर ये पार्टी निकली थी। इट अपोज्ड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन। इट कंटेस्टेड elections and secured seats in the Bombay's legislative assembly. Ambedkar used the party as a platform to challenge both Hindu orthodoxy and Congress dominated political narrative of the time, ठीक है। दोनों लोगों के आइडियोलॉजी को चैलेंज करते हुए उन्होंने ये पार्टी एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ से वो चैलेंज कर सके उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा, जब वो आईएनसी छोड़ देते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं महात्मा गांधी से आइडियोलॉजी को लेकर के, तब जाकर वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। बोस envisioned a more radical and militant approach to achieving India's independence. The Forward Bloc became a political platform for leftist, nationalist, and supported socialist policies. It later influenced revolutionary activities and aligned with various worker and peasant movements across India. Badruddin Taibji is known for which of the following contribution during the Indian National Movement? ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। He was the founder of the Forward Bloc, नहीं। He was the first Muslim president of the Indian National Congress and worked actively for Hindu Muslim unity, जी बिल्कुल सही। कौन से सेशन में? थर्ड सेशन में। और थर्ड सेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में, याद रखिएगा। याद है ना, बक मई बक, तो उससे याद रखिएगा। और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इस टाइम पे अध्यक्षता की थी थर्ड सेशन में जो मद्रास में हेल्ड हुआ था, ठीक है। ही लॉन्च द अलीगढ़ मूवमेंट फॉर मुस्लिम, नहीं। ही प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन, मद्रास सेशन 1887 में। यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी देखिए आप दिया हुआ है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जिन्होंने थर्ड सेशन मद्रास में प्रिसाइड किया था और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए उन्होंने काम किया था।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमने देखा सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में, जिसमें तक क्या था कि जो मुस्लिम्स के लिए एडुकेशन है ना उसको मॉडर्नाइज करना। इसका भी हिस्ट्री है कि इन्होंने देखा कैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें हैं, ब्रिटिशर्स कैसे उससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने चाहा कि वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्यों अवेल नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए फिर इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसमें उनकी डिमांड थी कि मुस्लिम्स के लिए भी मॉडर्नाइज एडुकेशन हो, जिससे उनके भी ग्रोथ हो, ठीक है, उनकी कम्युनिटीज़ की। जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ द आईएनसी इन 1929, और ये फेमस सेशन है क्योंकि यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, और ये पूर्ण स्वराज, और यहीं पे इन्होंने क्या किया था, रावी, इसी के उस पे रावी नदी के तट पे, ठीक है, रावी रिवर के तट पे 26 जैन 1930 को इन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है, फ्लैग, उस टाइम इंडियन नेशनल फ्लैग फ्लाई किया था, होस्ट किया था, सॉरी। तो इसीलिए आगे जा कर के क्या होता है कि हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसीलिए 26 जनवरी को, और इसी दिन संविधान को इन्फोर्स्ड किया गया था, ठीक है, इसीलिए क्योंकि उस दिन रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने फ्लैग होस्ट किया था, ठीक है, इसी सेशन के बाद में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द सेफ्टी वॉल थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन कांग्रेस? लाला लाजपत राय, ठीक है, ये ऊपर भी क्वेश्चन था। देखिए तो कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपने भी इतने में देखा होगा। ये बस आज के लिए इतना ही था। देखिए लिखा है ना, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ रेफर टू क्वेश्चन नंबर 13 एक बार जाके हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन, ठीक है, हेडमास्टर बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे ये 70th बीपीएससी में पूछा गया, 71st में। तो यही है, अगर आपको ये पैटर्न आप फाइंड करते हैं ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप देख लेते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कहाँ से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये देखिए, ये तो सेम चीज़ है, बीपीएससी पूछ रहा है, हेडमास्टर के एग्ज़ाम में यहाँ भी पूछ रहा है, AAO के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। तो इसी वजह से ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं, पीवाईक्यूज़ कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही सेशन में कहा था कि आप इजीली 10 to 15 क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, मैं मिनिमम ही लेके चल रहा हूँ, 20 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हो सकता है, क्वेश्चंस की संख्या ऐसे हो सकती है कि वो 20 भी जाए जो आपके पीवाईक्यू से अलाइन करे। तो अगर आप पीवाईक्यू करते हैं और उसके बाद उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो यू कैन ईज़िली हिट 20 क्वेश्चंस एक्यूरेटली। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में गांधीयन एरा करेंगे, ठीक है, गांधीयन एरा से जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, ठीक है, तो इसे हम अगले उसमें देखेंगे। अभी मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, तो वीडियो मैं अभी तो अपलोड नहीं करूँगा, ये कोई टाइम नहीं है अभी, फिर उसे देखना होगा क्या करना है क्या नहीं, टाइम लगेगा अपलोड करने में। तो इसे वीडियो को सुबह अपलोड हो जाएगी, आप लोग देखिएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आज यानी 27 जून है ना, तो आज ही मैं शाम तक गांधी एरा भी कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है।